हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल पर पॉलिटी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस को करेंगे। यानी मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें 1000 क्वेश्चंस हैं और उसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। और ये जो प्रश्न है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार रिपीट होते रहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको ज़रूर किसी भी परीक्षा में जाने से पहले देख कर जाइएगा। निश्चित रूप से मैं गारंटी से कहती हूँ इसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी ये कह रहे हैं जो हमारा भारत का संविधान बना था, संविधान का निर्माण हुआ था, उसमें जो संविधान सभा थी उसको कितना समय लगा था? तो ये लगा था आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे देखते हैं। देखिए इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बता रही हूँ। हर चीज़ आपके हिसाब से हो सकता है ना हो। आप देखिएगा, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। यदि ये पूछा जाए कि प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन से थे, तो वो थे आपके मुंशी जी, यानी के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, मुंशी जी एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे या कांग्रेसी सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति में आपके थे। आगे है आपका राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, वो थे आपके वी.टी. कृष्णामाचारी। आगे है आपका संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, किसके? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। देखिए एक तो आपका इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो कि थे आपके मुखर्जी जी। और यदि हम एक कांग्रेसी सदस्य को लें तो ये हैं आपके मुंशी जी। और यदि हम संघ संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये हैं आपके जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? है ना, कौन थे संवैधानिक सलाहकार? ये थे आपके बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। आप देख सकते हैं ये जितने भी प्रश्न मैं आपके लिए लाई हूँ ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। इनमें देखिए वर्ष भी लिखा हुआ है, कब कब किस किस परीक्षा में आए हैं। और देखिए पहले जो थे ये ऊंची परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते थे, लेकिन आज जो ट्रेंड है काफ़ी चेंज हो चुका है और आज जो है कंपटीशन का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। तो आज ये जो हमारी परीक्षाएं बहुत टफ लेवल की नहीं होती, आईएएस पीसीएस वाली नहीं होती हैं, लेकिन जो उससे कम लेवल की होती हैं, आपकी डिग्री कॉलेज की या इंटर कॉलेज की, या मान लीजिए आपकी एसएससी है या किसी भी प्रकार की ये जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, उन सब में इस तरीके के प्रश्न आने लग गए हैं। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, यानी भारतीय संविधान जो है इसका जो पहला प्रारूप था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा। देखिए मैं आपको यहाँ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ही प्रश्न को कितनी तरीके से पूछा जा सकता है और क्या हो जाता है, इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। जो एस्पिरेंट होता है, अभ्यर्थी जो होते हैं, वो एग्जाम्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उसकी वजह से वो उसको गलत कराते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यहाँ क्या पूछ रहे हैं प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। तो वही आंसर एक ही है, आप देखिए बी.एन. राव ही है, लेकिन बस क्या है पूछने का तरीका अलग हो सकता है और इस वजह से इंसान या व्यक्ति जो है कंफ्यूज हो जाता है कि अरे वो तो संवैधानिक सलाहकार थे, इसमें तो प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले के बारे में पूछा है। तो इसीलिए आपको ये देखना है क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम्स में फॉर्म हो सकता है। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न अपना, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका कब प्रारंभ हुआ था? देखिए संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर, कब? 17 नवंबर, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 17 नवंबर 1949 को हुआ था।
जो कि आपके ऑप्शंस में दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है। और ये ख़त्म कब हुआ था, ये आपका हुआ था 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों ही ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, और जबकि इसमें पूछा है प्रारंभ का, तो इसीलिए इसमें ये स्टार लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको सही उत्तर बता दे रही हूँ, 17 नवंबर 1949। अगला देखते हैं हम अपना प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। तो आप देख सकते हैं भारत का संविधान पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली कब तैयार हो गया था, ये हमारा हो गया था नवंबर 26 1949। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कब पूरा हुआ था, 26 नवंबर 1949 को आपका जो संविधान था वो बनके कंप्लीटली तैयार हो गया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो इसको कब अंगीकृत किया गया, वही बात है, देखिए वही प्रश्न है, किस तरीके से पूछा गया है। तो ये किया गया 26 नवंबर 1949। संविधान, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो भी उत्तर यही है। और यदि ये पूछा जाए कि पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, तो भी यही उत्तर है कि 26 नवंबर 1949, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम अपने। प्रश्न नंबर 38, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। देखिए फिर वही चीज़ है, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार किसी न किसी तरह से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगला है आपका, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। देखिए फिर से वही चीज़ आ गई, 26 नवंबर 1949। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। अब देखिए यहाँ अंतर हो गया है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लागू कब हुआ, कब बनकर तैयार हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लागू कब से हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है। हमारा जो भारतीय संविधान है ये हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन से हम अपना क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो पहला गणतंत्र दिवस कब था, ये था, देखिए वर्षगांठ नहीं पूछी गई है, पहला गणतंत्र दिवस तो ये था आपका 1950 26 जनवरी। और इसीलिए अभी 2024 26 जनवरी को हमारा कौन सा था गणतंत्र दिवस, तो हमारा था 75वां, कौन सा, 75th था हमारा। आगे चलते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्यों लिया गया था, मतलब जो हमारा संविधान था ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, क्योंकि कांग्रेस ने इस ही तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी कि क्या था इस दिन, देखिए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कौन सा दिन, 26 जनवरी 1930। इसीलिए इन्होंने 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू किया था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया, देखिए फिर से वही बात आ गई, अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसने अपनाया, इसको संवैधानिक सभा के द्वारा। देखिए ऑप्शंस क्या है, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। नहीं, ये अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। और कब अपनाया गया था, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 43, इसमें कह रहे हैं भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। फिर से वही बात है, प्रश्न सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है, संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। आगे देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 26 जनवरी
सॉरी 26 नवंबर 1949 को, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। परंतु लागू कब हुआ था? तो लागू अगर पूछा जाएगा तो ये आपका हुआ था 1950 में, है ना, 26 जनवरी 1950 में। आगे देखते हैं हम। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये कहाँ से थे? ये आपके थे बम्बई प्रेसिडेंसी से। बम्बई प्रेसिडेंसी से B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए प्रश्न नंबर 46। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं बाबा साहेब, इनका जो जन्म था 1891 में हुआ था, है ना, यानी 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? महू में हुआ था इनका, ठीक है, महू में हुआ था 14 अप्रैल को, ठीक। और ये आपका हुआ था 1891 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इनकी नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। या आप कह सकते हैं दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो जन्म और मृत्यु की बात हो रही है यहाँ पर। अगला देखिएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के पूर्व में हुई। क्या ये बात सही है या ये गलत है? तो आप देख सकते हैं ये बात बिल्कुल सही है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति मतलब जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो जो उसमें विचार विमर्श हुआ, इसकी वजह से ही भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो पारित हुआ, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो क्या ये बात सही है या नहीं है? तो आप देखिएगा ये दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है, दोनों ही बातें आपकी करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो क्या ये सही है? देखिए ये दोनों ही बातें सही हैं कि भारत का जो संविधान है ये आपका देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और ये भी सही है कि ये एक गृहीत संविधान है। लेकिन जो इसका रीज़न दिया हुआ है कि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण ये है क्योंकि ये गृहीत संविधान है। तो क्या ये सही है? तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। मतलब स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन कारण और कथन ये जो है स्पष्ट नहीं है और इनका सही स्पष्टीकरण नहीं है। कहने का अर्थ ये है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 49। इसमें देखिए आप 49 में क्या पूछ रहे हैं? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष करने के लिए स्थगित करने की बात की थी। यानी कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो ये की थी आपके मौलाना आज़ाद जी ने। किसने की थी? मौलाना आज़ाद जी ने। संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। पर जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ना, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसका समर्थन किया कि नहीं, वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए आगे स्थगित ना किया जाए, है ना, इसको अभी से लागू किया जाए, ठीक है। तो यदि हम स्थगित करने की पूछेंगे तब तो आप लिखेंगे मौलाना आज़ाद, और यदि ये कहें समर्थन किसने किया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, है ना? ऐसा किसने कहा था? तो आप देखिए ऐसा कहने वाले कौन थे? ये थे आपके महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का क्या कहना था? उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत की जब स्वतंत्रता हो जाए, यानी हमारा भारत जब स्वतंत्र हो जाए, तो ये जो एक पार्टी है, कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं रहना चाहिए, इसको भंग कर देना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। आगे देखिए प्रश्न नंबर 41।
51 अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये किसका कहना था? तो ये कहना था आइवर जेनिंग्स का। इन्होंने क्या कहा कि जो संविधान है भारत का, इसके जो निर्माता हैं, जिन्होंने भी इसको बनाया है, इन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को महत्व कम दिया है। ये किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 52, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा था? ये कहा था आपका ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था आपका कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था? भारत था। ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा है? ऑस्टिन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 53, आगे देखिएगा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं, यानी कितनी महिलाएं सदस्य थीं उसके अंदर? तो ये थी आपकी 15। कितनी थी? 15 महिलाओं ने, देखिए, कुल महिलाओं की संख्या 15 थी और इन्होंने जो है ये क्या थी? भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें ये सदस्य थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। देखिए, यहाँ पर आपके जो प्रश्न हैं जो आपके भारतीय संविधान सभा से संबंधित थे वो सारे यहाँ पर मैंने पूर्ण करा दिए हैं, जिसमें आपकी निर्माण की प्रक्रिया भी शामिल थी। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। देखिए, कई सारी समितियाँ बनी थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, संविधान सभा द्वारा अपने कार्यों को संपादित करने के लिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको अच्छा ही लगेगा। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। यानी जो संविधान सभा थी उसने कार्यों को बांट दिया था, उसके लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। तो यहाँ पर हम प्रमुख समितियों के बारे में और इनके अध्यक्षों का विवरण देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी संघ। ध्यान से देखिए, संघ संविधान समिति, ये मैंने पीछे भी बताया था। इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हमें पता है जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, है ना। तो संघ संविधान पीएम यानी जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरा मैंने आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे भारत के, है ना। तो इनके अंडर में क्या था? ऐसे ध्यान रख लीजिए आप, नियम और संचालन। क्या? नियम और संचालन, यानी ये नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कौन? आपकी नियम और संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है आपका प्रारूप समिति। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी जो समिति इसको लिखने का काम कर रही थी उसके जो अध्यक्ष थे आपके वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला है आपका, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है आपका मौलिक अधिकारों, है ना, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है आपका मूल अधिकार उप समिति। कौन सी? मूल अधिकार उप समिति। यहाँ है देखिए मौलिक अधिकार, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ है मूल अधिकार, तो ये है जेबी कृपलानी। कौन है? जेबी कृपलानी। अगला है आपका अल्पसंख्यक उप समिति, तो इसके कौन है? एच.सी. मुखर्जी। मुखर्जी अल्पसंख्यक के हैं, कृपलानी मूल अधिकार के हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो आपकी सलाहकार समिति थी इसके अध्यक्ष थे। और आप सभी जानते ही होंगे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कौन थे? ये हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे। कौन थे? पहले गृह मंत्री थे और साथ ही ये हमारे पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए ये भी दिया हुआ है आपका संघ शक्ति समिति, है ना, संघ शक्ति समिति। देखिए पीछे भी एक समिति थी, कौन सी थी? संघ संविधान समिति। तो दोनों में जहाँ जहाँ संघ वर्ड आएगा वहाँ पे आपके जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। जैसे संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति तो जवाहरलाल नेहरू जी। इसी तरह से प्रांतीय संविधान समिति, तो ये कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब देखिए आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको इससे बहुत आसानी होगी आगे प्रश्न सॉल्व करने में। प्रारूप समिति में, यानी वो समिति जो कि लिखने का काम कर रही थी संविधान को, इसके अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था B.R. अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिनमें N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला,
B.L. मित्र एवं D.P. खेतान शामिल थे। बाद में इनमें B.L. मित्र के स्थान पर कौन आ गए थे? N. राघव राय आ गए थे। अच्छा देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लूँगी, इतना डिटेलिंग नहीं आती है। देखिए, तदर्थ झंडा समिति, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने कब किया था? तो 23 जून 1947 में किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति। आगे देखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद और इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचारी, मुंशी जी और अंबेडकर जी। अब देखिए, हम अपने प्रश्नों की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है? ये है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, देखिए मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ जहाँ संघ आ जाएगा वहाँ वहाँ कौन आ जाएंगे? आपके जवाहरलाल नेहरू जी आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अभी मैंने आपको बताया था संघ संविधान समिति है, और देखिए नीचे ये है संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। देखिए, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू जी, और ऊपर है आपका संघ संविधान समिति। ठीक है, तो इन दोनों के कौन है? आपके जवाहरलाल नेहरू जी। अगला देखते हैं हम, नियम और संचालन समिति, अभी मैंने बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों के लिए JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उपसमिति मुखर्जी। ठीक है, ये मैंने आपको भी सब बताया था। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल, अभी मैंने आपको बताया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मैंने आपको बताया था प्रारूप समिति मतलब जो ड्राफ्टिंग इनकी कमेटी थी, जो कि आपका सारा संविधान लिख रही थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, फिर से वही बात आ गई है। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, कितनी बार आ चुका है ये, देखिए आप खुद देख सकते हैं। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखिएगा, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, सलाहकार कौन सी? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके सरदार पटेल जी, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कितने थे, तो ये थे हमारे कुल 7। तो जब डॉक्टर एक भीमराव अंबेडकर जी हो गए, है ना, और टोटल 7 थे, तो एक इनको अगर लेस कर देते हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, तो कितने बचेंगे? 6। तो फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा 6, क्योंकि 6 + 1 = 7। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो आप देख सकते हैं संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, तो इसमें आप देख सकते हैं, एक तो आपके थे N गोपालास्वामी, मैंने भी बताया था N गोपालास्वामी, एक थे आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी, गोपालास्वामी कृष्णा स्वामी, गोपालास्वामी कृष्णा स्वामी। अगला देखिए, संविधान पांडुलेखन समिति, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? नहीं पूछ रहे हैं, 7 मेंबर्स जो थे ना, उनमें से कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये तो हमें पता है। तो संघ समिति के जो भी आपकी संघ, दोनों 2 समिति थी, संघ संविधान और संघ शक्ति, इन दोनों के अध्यक्ष थे, तो ये आपके नहीं थे। जबकि मुंशी जी, सादुल्ला जी, अय्यर जी, ये लोग इसके मेंबर्स थे। अगला देखते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 9, इसका, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? कह रहे हैं जो आपकी प्रारूप समिति थी उसका जो गठन था कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 में, 29 अगस्त 1947 में इसका गठन किया गया था। आगे देखिए, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था पीछे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना। झंडा समिति के, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति जो थी, इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके
वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 11, ये क्या है? ये है हमारा देखिए, अब हम इसमें बात करेंगे किस चीज़ की। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत, यानी जो संविधान था वो हमने कहाँ कहाँ से लिया है, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें उठाई हैं, है ना। तो हम सीधे प्रश्नोत्तरों पे आते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, यानी जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की, या जो उद्देशिका है, इसका विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से ये लिया गया है। क्या लिया गया है? भारत का जो संविधान है इसका जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल, या आप बोल सकते हैं इसकी प्रस्तावना, या आप बोल सकते हैं इसकी उद्देशिका, ठीक है। इसको जो लिया है हमने कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? बताइए, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है भारत की, इनमें से सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, धर्म है, या संविधान है? तो ऑब्वियसली है सबसे ज़्यादा जो नंबर पे है हमारा, नंबर 1 पे क्या है? सर्वोच्च कौन है? संविधान, संविधान है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है यूएसए। फिर से आगे आपका अमेरिका के द्वारा हमने न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा को या संकल्पना को लिया है। आगे हम देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 इस टॉपिक का, उसे आप देखिएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन, माफ़ कीजिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, है ना। ये फिर से वही बात आ गई, कहाँ से ली है? भारत और यूएसए में है, यूएसए से लिए, और यदि देखा जाए कहाँ पर है तो ये भारत में है और यूएसए में है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? यानी जो हमारा भारत का परिसंघ है और जो अमेरिका का परिसंघ है, इन दोनों में क्या चीज़ ऐसी है जो कि कॉमन है? तो हम दोनों में क्या कॉमन है? हम दोनों देशों में हमारे संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। क्या है? देखिए, हमारे यहाँ परिसंघीय उच्चतम न्यायालय मतलब एससी है ना। एससी का मतलब है आपका सुप्रीम कोर्ट। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। अगला है आपका, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? संघात्मक व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? कनाडा से। कहाँ से ली गई है? कनाडा से हमने क्या ली है? हमारी भारत की संघात्मक व्यवस्था ली है। कहाँ से? किस देश से? कनाडा से। अगला देखिए आप, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? देखिए वही प्रश्न है, चेंज करके है थोड़ा सा, संघवाद दे दिया है यहाँ पे। संघवाद कहाँ से है? कनाडा से। अगला देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की परिकल्पना, है ना, को प्राप्त किया गया है कहाँ से? देखिए फिर से वही बात आ गई है, आप देख सकते हैं बार बार क्वेश्चन सेम है लेकिन घुमा फिरा के किस तरह से परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये आपकी लिखी गई कनाडा से, ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, इसी को हम कनाडा बोलते हैं, ठीक है, कनाडा से। अगला देखिए प्रश्न नंबर आपका 9, इसमें देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है। किस बात से भिन्न है? कि भारत में क्या है? भारत में आप देख सकते हैं इसका उत्तर है डी, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। यानी इसका उत्तर क्या है? डी, कि न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है, ठीक है। ये क्या है आपकी?
भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है। तो ये इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि आपका ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं वो तो सेम है ब्रिटिश के संग, लेकिन ये अलग है। और जुडिशियल रिव्यू मैंने भी आपको ऊपर बताया था कहाँ कहाँ है, एक तो इंडिया में है और एक आपका यूएसए में है। ठीक है, अगला देखते हैं हम अपना प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है निम्नलिखित में से। ये देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है ना, ये आपका सत्य है, संघीय प्रणाली है। क्या कहाँ पर, यूएसए में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची दो शब्दों से बनी है, तो इसे मैंने ऐसे ही ध्यान रखा है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ना। देखिए, आपको पता है एक केंद्र सरकार की होती है केंद्रीय सूची, एक आपकी होती है राज्य सरकार की, है ना। यानी कि कुछ चीज़ों पे कानून केंद्र सरकार बनाती है, कुछ पे राज्य बनाती है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर दोनों ही सरकार कानून बना सकती हैं, और दोनों के द्वारा जो भी कोई कानून बनाया जाएगा वो मान्य होगा, है ना। और ये हमारी 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। और ये कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया देश से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12वां। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है। फिर से वही बात आ गई, देखिए कहाँ से की है, ऑस्ट्रेलिया से, है ना, ऑस्ट्रेलिया से की है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि प्रश्न कितनी बार आया है, बार बार रिपीट हुआ है और अलग अलग परीक्षाओं में आया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। कहाँ से ग्रहण किया था उन्होंने, फिर से वही बात आ गई, समवर्ती सूची जहाँ जहाँ जाएगा और उसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। फिर से वही बात आ गई, देखिए ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो ये है आपकी आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, इसे आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर से आ गया, के निर्माण में योगदान है। मतलब हमारा जो संविधान है उसमें हमने कहीं से कुछ लिया है, कहीं से कुछ लिया है। तो ये कह रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनको जब हमने अपने संविधान में शामिल किया है तो ये किस देश के हैं, फिर से वही चीज़ आ गई, आयरलैंड के हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 17, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। किससे, आयरिश गणतंत्र से। मतलब जो आयरलैंड का गणतंत्र था वो क्या कहता था कि राज्यसभा में जो गठन होना चाहिए उसमें कैसे लोग होना चाहिए, जिनमें प्रतिभा हो या अनुभवी हो या उन्होंने कुछ ऐसी सेवा दी हो जो विशिष्ट हो। तो ये कहाँ से लिए ये सोच या अवधारणा, फिर से वही बात, आयरिश यानी आयरलैंड जो आपका रिपब्लिक है वहाँ से। अगला देखिए मिलान है आपका, बहुत आसान है ये। देखिए इसमें पहले आपको अभी जो आपने पढ़े हैं पहले आप उनसे निकाल लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अभी हमने पढ़े हैं तो ये किसके हो गए, आयरलैंड के, है ना। ये आपको मिल गया इसका उत्तर सबसे पहले। दूसरा है हमारा, देखिए इसमें आपात उपबंध, ये कहाँ से लिया है हमने, आपात उपबंध, ये है आपका जर्मनी से। ठीक है, आपात उपबंध जर्मनी से। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए, मूल अधिकार हैं हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, मूल अधिकार हमारे कहाँ से हैं, तो ये हैं हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक, और आपका ये जो है शासन की संसदीय प्रणाली, ये कहाँ से लिए, संसद, ये आपके लिए यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक, संसदीय प्रणाली यूके से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, आपात उपबंध जर्मनी से, है ना, और राजनीति के नीति निर्देशक तत्व ये हैं आपके आयरलैंड से। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसका सी, यानी कि ठीक है, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके। ठीक है, सही है हमारे। अगला देखते हैं हम
प्रश्न नंबर आपका अगला जो है वो है आपका 19। ये क्या कह रहा है, फिर से इसमें मिलान आ गए हैं। देखिए मिलान जो होते हैं ना बहुत आसान होते हैं इनको एग्ज़ाम में करना। इसको करने का बस तरीका ये होता है, आप इसमें पहले वो देख लीजिए कि आपको कौन कौन से आते हैं, और जो आपको आते हैं वहीं से उत्तर बहुत आसानी से मिल सकता है आपको। देखिए इसमें मेरा ये पूरा नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करती हूँ हाँ ये पूरा आपको दिख जाए। ये देखिएगा मौलिक अधिकार, अभी मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो आप देखिएगा मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिकी अधिकार पत्र से, यानी कि ए का 4 है। तो देखिए आप ये क्योंकि आसान है तो ये चारों में ही दिया है। ठीक, अगला देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अभी मैंने आपको बताए थे आयरिश संविधान से, है ना। तो बी का कौन सा हो गया 3, तो देखिए 2 में है, यानी कि ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए, ये दोनों आपके उत्तर नहीं हो सकते। अगला क्या है आपका मंत्रिमंडलीय सरकार, ये जो है आपकी मंत्रिमंडलीय सरकार, ये हमने कहाँ से ली है, ये आपकी है अभी मैंने आपको बताई थी ब्रिटिश संविधान से, है ना। पार्लियामेंट या संसद की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से। तो सी का है 1, देखिए सी का 1 किस में है, इसमें है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ये आपका उत्तर हो गया, है ना। केंद्र राज्य संबंध, ये कहाँ से लिए हैं हमने, कनाडा से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि हमने कनाडा से क्या लिया है, तो हमने कनाडा से क्या लिया था बताइए आप, राज्यों के संघ की संकल्पना ली थी, या भारतीय संघवाद जो था वो लिया था, है ना। तो आप ये देखिए यही तो होता है, संघवाद का क्या मतलब है, केंद्र राज्य के बारे में इसमें बात होगी। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाता है। अगला देखिए आप, फिर से आ गया आपका मिलान ही आ गया है। देखिए विधि का शासन देखते हैं इसे। देखिए विधि का शासन, इसका जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा, ये कहाँ से लिया गया है, हमने इंग्लैंड से लिया है ना। विधि का शासन इंग्लैंड, ये देखिए विधि का शासन इंग्लैंड, यानी कि ए का 2 है। तो ये देखिए इसमें भी आपका आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से लिए, देखिए नया आ गया बिल्कुल, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो ये आपका जापान, सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये हमने नहीं पढ़ा। तो बी का सी है, यानी बी का सी यानी कि 3, ये देखिए उत्तर निकल के आ गया हमारा। यहीं पर आगे हम अगर सॉल्व नहीं भी करते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हम देखते हैं राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये किस देश से हमने लिया, ये लिया है कनाडा से। अगला है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, है ना, वही समवर्ती सूची आपकी, ये हमने कहाँ से ली थी, ये हमने ली थी आपकी ऑस्ट्रेलिया से, है ना। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाता है, इसका उत्तर है आपका डी। अगला देखते हैं हमारा, फिर से आ गए आपके मिलान। देखिए ये तो मुझे तो करने में बहुत मज़ा आता है और मुझे बहुत इजी भी लगते हैं कंपैरेटिवली। देखिए इन्हें हम देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद हो जाएंगे अब आपको, इतनी बार मैंने प्रैक्टिस करा दी है। देखिए कहाँ थे नीति निर्देशक तत्व बताइए आप, ये थे आपके आयरलैंड, यानी ए का 3। तो ए का 3 देखिए कहाँ पर है, ये देखते हैं हम, ए का 3 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक, यानी फर्स्ट और थर्ड आपके एलिमिनेट हो गए। दूसरा है आपका मूल अधिकार, मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली है बताइए आप, कहाँ से ली हमने, ये हमने ली थी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, है ना। तो हमारी ये जो है यानी कि 2 का हो गया 5। देखिए हमारा आंसर, अच्छा दोनों में ही 5 आ रहा है, ठीक है। अब इस तरह से भी आ जाते हैं। अगला देखिए संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ये हमने ली थी ऑस्ट्रेलिया से, यानी सी का होगा 1। तो देखिए ये आ गया आपका सी का 1, तो आपका आंसर निकल के आ गया, ये है उत्तर, है ना। चौथा क्या है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये आपका कनाडा से था। ठीक, तो ये हमारा उत्तर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अगला देखते हैं आप, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का विचार। देखिए मौलिक आपका अधिकार तो अभी तक हमने पढ़ा था, वो हमने कहाँ से लिए थे, वो हमने लिए थे यूएसए से, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मौलिक कर्तव्य, ड्यूटीज़, है ना, ड्यूटीज़। तो ये कहाँ से आएंगी आपकी, रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, यानी ये हमने ली है रूस से। कर्तव्यों की यदि बात आएगी तो रूस आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो आप ये बताइए क्या ये सही है या ये गलत है। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, बिल्कुल सही बात है, ये सबसे बड़ा संविधान हमारा ही है।
मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान, मौलिक अधिकार ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए थे। और अभी मैंने आपको बताया था मौलिक जो हमारे कर्तव्य थे वो हमने रशिया से लिए थे, तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन क्या ये इसका स्पष्टीकरण है, क्या ये इस जो ये आपके एजर्शन दिया है क्या ये इसकी रीजनिंग है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है क्या उसका ये कारण दिया है सही है? तो नहीं, ऐसा नहीं, ये बात दोनों सही है, लेकिन इस वजह से ही जो है हमारा संविधान बड़ा नहीं हुआ है। तो इसलिए ए और आर आपके दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है ना, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक, सही व्याख्या नहीं करता, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला आप देखिएगा, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये आपके मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार आ गए ना फिर से। तो आपको मैंने भी बताया था मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और यदि ये होते मूल या मौलिक कर्तव्य तो कहाँ से हो जाते हैं, रशिया से, रूस से। देखिए कितने सारे एग्जाम्स में आपका आ चुका है। ठीक, अगला है आपका, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? फिर से वही बात आ गई, मूल अधिकार अमेरिका, मूल अधिकार अमेरिका और कर्तव्य रशिया। अगला देखिए आप, मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फिर से वही चीज़ आ गई है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, या आपके यूएस से आ गया। ठीक, अगला है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो ये आपका हुआ है अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम, देखिए प्रथम पूर्ण लिखित, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, सबसे छोटा भी है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद शामिल हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से भी प्रश्न आ जाते हैं कि पहला लिखित संविधान पूर्ण रूप से किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और इसकी खास बात क्या है? ये सबसे छोटा लिखित संविधान है। और यदि ये पूछें कि भारत का जो संविधान है, ये इसकी खास बात क्या है? ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें कितने अनुच्छेद हैं? आपके 395 अनुच्छेद हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर बंद कर रही हूँ और अगला मैं फिर से टॉपिक लाऊंगी जल्दी ही इसी से संबंधित। यदि आपको मेरे इस तरीके से प्रश्नोत्तर अच्छे लग रहे हैं या ये आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।